हाय गाइस, नर्स ईजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ईसीजी की। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पी, क्यू आर एस, टी वेव्स और यू वेव्स ईसीजी में क्यों आती है। वेट अ मिनट, मैंने लिखा यू वेव्स। क्या नॉर्मल पर्सन की ईसीजी में यू वेव्स होती हैं? तो जी हाँ, नॉर्मल पर्सन की ईसीजी में भी यू वेव्स होती हैं। इसके मैं रीज़न भी आपको आने वाले कुछ सेकंड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि यू वेव किस वजह से प्रेजेंट होती है। लेकिन फिलहाल हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ईसीजी का जब भी आप प्रिंट आउट देखेंगे तो उसमें पेपर की स्पीड लिखी होती है। इस स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्पीड आपको आंसर करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, दैट विल बी तकरीबन 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ईसीजी का जो एक बड़े वाला स्क्वायर है उसके अंदर मल्टीपल स्मॉल स्क्वायर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो एक छोटा स्मॉल स्क्वायर है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बना के दिखाया कि एक लार्ज स्क्वायर के अंदर तकरीबन 5 छोटे स्क्वायर होते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि एक छोटे स्क्वायर की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ये सवाल लाइव क्लास में भी पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, तो मोस्ट स्टूडेंट्स आंसर करते हैं राउंड फिगर में कि 0.04 सेकेंड्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये डेसिमल में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि आगे जब मैं क्यूटी इंटरवल की बात करूंगा तो क्यूटी इंटरवल, क्यू से स्टार्टिंग और एंड का एंड ऑफ द टी वेव, क्यूटी इंटरवल की ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड्स होती है। तो एग्जाम में अंडर प्रेशर 0.04 और 0.4 के बीच में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस वजह से मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको राउंड फिगर में याद करें तो रिलेटिवली बेटर रहेगा। ईसीजी का एक छोटा स्मॉल स्क्वायर 40 मिली सेकेंड का होता है। नेक्स्ट, एक लार्ज स्क्वायर के अंदर क्योंकि 5 ऐसे स्क्वायर होंगे तो 40 इंटू 5 में कर दूं तो ये हो जाएगा 200 मिली सेकेंड, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2 सेकेंड्स। पर जैसे मैंने बोला था कि मैं इस पूरे डिस्कशन में राउंड फिगर्स में बात करूंगा, तो फिलहाल मैंने आपको दो वैल्यूज़ बताई। ईसीजी का जो छोटे वाला स्क्वायर है 40 मिली सेकेंड का, और बड़े वाला जो होगा दैट वुड बी 200 मिली सेकेंड्स। और अब इन ड्यूरेशंस के बेसिस पे हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो वेव्स आगे हमारी 12 लीड ईसीजी में आती हैं, ये आती क्यों हैं और इनकी ड्यूरेशंस या इनकी हाइट्स कितनी होती हैं। तो देखिए, हमारे हार्ट में जो डोमिनेंट पेसमेकर है उसका नाम है एसए नोड, जो कि राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है, और ये 1 मिनट में तकरीबन 60 से 100 बारी तक फायर कर सकता है। सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये 100 से ज़्यादा भी फायर करेगा। अगर वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होगी तो 60 के नीचे भी फायर कर सकता है। लेकिन एवरेज जो हार्ट रेट एक नॉर्मल इंडिविजुअल की रहेगी वो 60 से 100 रहेगी। और एसए नोड से ये करंट अब आगे स्प्रेड करेगी इनटू द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया, और ये करंट एवी नोड तक जाएगी। आपने मुझे फिजियोलॉजी से ये बताना है कि जो करंट एसए नोड से, ये मान लीजिए ये लेफ्ट एट्रिया में जा रही है, ये राइट एट्रिया में जा रही है, उसकी वजह से ही पी वेव जनरेट होती है। तो क्या आप मुझे अपनी बेसिक फिजियोलॉजी की जानकारी से बता सकते हैं कि उन कंडक्शन फाइबर्स का नाम क्या है जो कि करंट को लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया में स्प्रेड करने में मदद करते हैं? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हमारा एसए नोड ऑटोमेटिक फोकस है, उसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट, डोमिनेंट पेसमेकर बोला जाता है। इस डोमिनेंट पेसमेकर से करंट जो है वो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के मसल्स के अंदर स्प्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडक्शन फाइबर्स होते हैं जो कि करंट को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। और ये आपसे बेसिक फिजियोलॉजी में पूछा जा सकता है कि बैकमैन बंडल्स जो है ये क्या मदद करते हैं। तो आपका आंसर होगा दे हेल्प इन स्प्रेड ऑफ करंट इनटू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया, जिसकी वजह से पी वेव क्रिएट होती है। जो पी वेव का ये इनिशियल ऊपर जाने वाला पार्ट है, जो ऊपर जा रहा है वो है राइट एट्रिया की डेपोलराइजेशन की वजह से, और इसके आगे वाला जो हिस्सा है उसमें लेफ्ट एट्रिया में जब करंट जाती है तो ये लेफ्ट एट्रियल डेपोलराइजेशन कहलाती है, जिसकी वजह से ईसीजी की पहली वेव पी वेव क्रिएट हो जाती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पी वेव की वर्टिकल हाइट कितनी होती है और पी वेव की ड्यूरेशन कितनी होती है। ड्यूरेशन ऑफ द पी वेव, पी आर इंटरवल तो बाद में आएगा, मैंने बोला पी वेव की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो पी वेव की जो ड्यूरेशन होती है वो 120 मिलीसेकंड से हमेशा कम होगी। इसका मतलब, क्योंकि एक जो छोटे वाला स्क्वायर था वो 40 मिलीसेकंड का था, तो जब आप एक नॉर्मल पर्सन की ईसीजी देखेंगे तो आपकी और मेरी जो पी वेव है वो 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिट हो जानी चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ड्यूरेशन के कंपैरिजन में जब आप ईसीजी को पढ़ते हैं तो आप हर बार 0.4, 0.04, 0.0, 0.08, 0.12 ये सभी कब करेंगे? वो लगता है कि कोई बहुत फ्रेशर है, कोई बहुत यंग इंडिविजुअल है जो शायद ज़िंदगी में पहली बार ईसीजी देख रहा है।
अगर आप एज अ एक्सपर्ट ईसीजी पढ़ना चाहते हैं तो आपने पी वेव में क्या देखना है, क्या नॉर्मल आदमी की पी वेव 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं एबनॉर्मेलिटीज भी बताऊंगा कि पी वेव की ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल कितनी है, तो 120 मतलब 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिट हो जानी चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं कि वर्टिकल हाइट कितनी होती है? वर्टिकल हाइट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर चली जाए तो मैं आपको टर्म्स भी बताऊंगा, जैसे कि पी पल्मनेल, जिसमें वर्टिकल हाइट 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन की जो पी वेव की वर्टिकल हाइट है वो 2.5 मिलीमीटर मतलब 2.5 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 स्मॉल स्क्वायर के अंडर रहती है। आपने आज ये सीखा कि पी वेव की जो ड्यूरेशन है वो 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर हॉरिजॉन्टली फिट हो जाएगी, और वर्टिकली वर्टिकली हाइट की बात करूँ मैं तो वो तकरीबन 2.5 मिलीमीटर के अंदर अंदर फिट हो जाता है। उससे ज़्यादा हो जाए तो वो भी आगे टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। और ये पी वेव क्यों क्रिएट होती है, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट एंड राइट इट्रा के डिपोलराइजेशन। और कौन से फाइबर्स इस कंडक्शन में मदद करते हैं, तो नाम मैंने बताया, बैकमैन बंडल्स। अब इसके बाद में ये करंट एवी नोड में ट्रैवल करेगी और फिर एवी नोड के दोनों साइड से ट्रैवल करती है, इसके दोनों साइड से ट्रैवल, एवी नोड के अंदर नहीं जाती, एवी नोड के अक्रॉस द 2 साइड्स जाती है। और एवी नोड को फिजियोलॉजी में इवन द गेट कीपर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। इसको गेट कीपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेगस नर्व का इनर्वेशन होता है। वेगस नर्व एसए नोड को तो सप्लाई करती है, लेकिन वेगस नर्व की दो सप्लाईज है, एसए नोड के साथ साथ वो एवी नोड को भी सप्लाई करती है, कि अगर कभी हार्ट रेट डिक्रीज करने की जरूरत पड़े, हार्ट रेट को कम करने की जरूरत पड़े, तो सीधा एवी नोड पे असर करके जो वेगस नर्व है वो हार्ट रेट को स्लो कर सकती है। तभी फिजियोलॉजी में कंसेप्ट हमेशा पढ़ाते हैं एवी नोडल डिले। वो एवी नोडल डिले का कॉन्सेप्ट यही है कि ये आप ऐसे समझ लो, एवी नोड इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर इन द हार्ट। ये स्पीड ब्रेकर ऑप्शनल है, ऑप्शनल से मतलब कि वेगस नर्व चाहे तो स्पीड ब्रेकर डिप्लॉय कर दे, गाड़ी ऊपर से निकलेगी, स्पीड कम हो जाएगी। अगर वेगस नर्व फायर नहीं होगी तो करंट नॉर्मली ट्रैवल भी कर सकती है। अब जो टाइम यहाँ पर लगता है फॉर द करंट टू गो फ्रॉम एसए नोड, लेफ्ट इट्रिया राइट इट्रिया में भी गई, एवी नोड की तरफ भी गई, और एवी नोड से जब बाहर निकल रही है, एवी नोड से जब करंट बाहर निकल रही है, वो पूरे ड्यूरेशन को हम टेक्निकली बोलते हैं पी आर इंटरवल। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बोला कि पी आर इंटरवल, पहली बात तो नाम उसका पी आर इंटरवल है, लेकिन वो पी वेव से लेके आर वेव तक नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो पी आर इंटरवल होता है वो स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव से, नाम उसका पी आर इंटरवल है, लेकिन वो आर वेव तक नहीं होता। जो पी आर इंटरवल होता है वो स्टार्टिंग ऑफ द पी से लेके स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव तक होता है। पी आर इंटरवल क्या सिग्निफाई करता है, करंट गोइंग फ्रॉम एस ए नोड एंड एग्जिट फ्रॉम द, नॉट एंट्री इनटू द एवी नोड, नॉट एंट्री, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एंटर कर रही है ना, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जब बाहर निकल रही है, इट इज फ्रॉम द एस ए नोड टू एग्जिट फ्रॉम द एवी नोड। और अब एग्जिट करके ये जाने कहाँ वाली है, तो ये आगे एंटर करने वाली है एक अनाटॉमिकल एरिया में जिसका नाम होता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के भी दो अलग अलग फेसिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट फेसिकल होता है जिसके लिए मैंने 1 लिखा, फिर राइट फेसिकल होता है जो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा। लेकिन ये जो अनाटॉमिकल एरिया मैंने आपके सामने अभी दिखाया, इसके लिए जो नाम रहेगा, दिस अनाटॉमिकल एरिया वुड बी कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो करंट मैंने अभी ब्लू कलर में दिखाई थी, एवी नोड से एग्जिट कर रही है, अब वो बंडल ऑफ हिस को एक्टिवेट कर देगी। ये जो ब्लू एरो मैंने आपको दिखाया, ये ब्लू एरो रिप्रेजेंट करता है सेप्टल एक्टिवेशन। बंडल ऑफ हिस का मेन जो बीच वाला फेसिकल है वो एक्टिवेट हो गया। इसके एक्टिवेशन की वजह से, इसके एक्टिवेशन की वजह से ईसीजी में जो वेव क्रिएट होती है उसका नाम होता है क्यू वेव, जिसको मैंने अगेन ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। इनफैक्ट ये पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है कि बिफोर मैं पी आर इंटरवल की ड्यूरेशन लिखूँ, मुझे ये आपको बताना ज़रूरी था कि जैसे ही पी आर इंटरवल ख़त्म होगा वैसे ही क्यू वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यू वेव क्यों क्रिएट होती है, क्यू वेव क्यों क्रिएट होती है, तो आपका आंसर होगा द रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ द क्यू वेव इन द ईसीजी इज सेप्टल एक्टिवेशन। सेप्टल एक्टिवेशन मतलब यहाँ पर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बंडल ऑफ हिस की बात कर रहा हूँ। बंडल ऑफ हिस इज अ कंडक्शन पाथवे इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो मसल्स का बना है, उन मसल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम है बंडल ऑफ हिस। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो सेप्टल एक्टिवेशन हो जाती है, जिसके बाद ये करंट लेफ्ट और राइट फेसिकल्स में जाती है, और लेफ्ट और राइट फेसिकल्स में जाने के बाद में ये इसके आगे जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर।
परकिंजे फाइबर्स आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स इन द हार्ट। जैसे एसए नोड जो है वो फास्टेस्ट फायरिंग होता है